नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे शिक्षण कला पर बात कर रहे हैं, जो आप सभी की बिहार स्टेट के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को, सारे प्रश्नों को देखना है। और आप सभी के पेपर के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वह बेहद इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए और बेहद यूजफुल होने वाला है। तो साथियों, ज़्यादा बात ना करते हुए, हम सभी को पता है कि कुछ चैप्टर जो आप सभी के पेपर में पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से आरटीई 2009 है, अधिगम है, आप सभी से शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, आकलन है, ये सभी मूल्यांकन है, ये सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जाएंगे। साथी, तो हम सभी पहले प्रश्न पे चलेंगे और पहला प्रश्न आप सभी ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा और आंसर देने का भी दोस्त प्रयास करेंगे। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के पूरा जिस प्रकार का बिहार स्टेट के पेपर में पेडागोगी पूछी जाएंगी वह उसी का स्टैंडर्ड पर या आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। दोस्तों, ना लो है ना हाई है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका बिहार स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के स्टैंडर्ड पर है। साथी, तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर कर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों के परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है? दोस्तों, क्या क्लास का प्रवेश या शारीरिक शक्ति या परीक्षा का डर या परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी? तो दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी वजह से बच्चा क्या होता है, बच्चा असफल होने का कारण बन जाता है। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। आपसे जो साथी कह रहा है वह कह रहा है कि बच्चों की परीक्षाओं में असफल, मतलब जब बच्चा फेल हो जाता है उसका क्या रीजन हो सकता है? कह रहा परीक्षा क्लास का परिवेश। क्या दोस्तों क्लास के परिवेश से बच्चा फेल हो जाता है? नहीं साथी। क्या शारीरिक शक्ति से? नहीं साथी। परीक्षा का डर। देखिए, जब बच्चा परीक्षा से आप डरेंगे ना दोस्तों, जो आता हुआ प्रश्न रहेगा वह भी आप गलती करके चले आते हैं। आपने देखा होगा, आपने पेपर दिया होगा, जब आप पेपर देने साथी जाते हैं तो आपको जब डरे होते हैं कि अरे हाय दादा क्या होगा, अरे भगवान हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ पास होंगे फेल होंगे, तो फिर आपका साथ क्या होता साथी? यही घटना घटती है। कौन सी? फेल वाली घटना घटती है। तो आपको डरना नहीं है। जब साथी आप डरे तो इसका मतलब है कि आप फेल होना निश्चित तौर पर आप जा रहे हैं फेल होने की तरफ। दोस्तों, परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। दोस्तों, क्या परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी से आप होते हैं? जी दोस्तों, वह आपके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व होगा परीक्षा का डर। अगर परीक्षा से आप डरे होंगे तो असफल होने का कारण बन जाता है और आपका राइट आंसर सी बन जाएगा। क्या बनेगा साथी? वह आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर होगा। पहले का इसमें से आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान देंगे साथी। अगला प्रश्न कह रहा आप सभी के सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उसको प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? करा स्तंभ का लिखा गया है, स्तंभ खा इधर लिखा गया साथी। करा कि प्रतिभाशाली है, इधर लिखा अधिगम असक्रियता है, सृजनात्मक है, या अवधान कमी असक्रियता व्यतिक्रम है। उधर साथी लिखा है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, इधर साथी लिखा है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, सी में लिखा आसानी से विचलित होने की आदत है, या डी में लिखा शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ए ऑप्शन में कहा DABC, बी ऑप्शन में लिखा दोस्तों DCAB, और सी ऑप्शन लिखा ABDC, और डी ऑप्शन लिखा DCBA। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रतिभाशाली का क्या गुण होगा साथी, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर हम प्रतिभाशाली की बात करेंगे वह शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डी से मैच होगा। करेक्ट। अधिगम आसक्तता वाले बच्चे में क्या होगा? धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी होगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन में जाएगा। सृजनात्मकता की बात करें मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, इसका मतलब बी ऑप्शन से जाएगा दोस्तों। अवधान कमी असक्रियता विक्रम की आसानी से बच्चा विचलित हो जाता है, इसका मतलब होगा पहले का डी दूसरे का ए, पहले का डी दूसरे का ए, और बात करें तीसरे का बी। एकदम साथी आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन क्या है? पूरी तरीके से करेक्ट आंसर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और समावेशी जो अधिगम अक्षमता जो आपने चैप्टर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया होगा वहां से क्वेश्चन या साथी आपके सामने है।
तो ध्यान से देखना है दोस्तों। सेकंड नंबर का जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन आपका एकदम मैच्ड हो जाएगा साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। साथी कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न होगा, विश्वसनीयता या वैधता या वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। दोस्तों क्या अधिगम जो आपके आप बोल सकते हैं उत्तम परीक्षण है, उत्तम जो टेस्ट है उसकी एक इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और निश्चित तौर पर इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में टपक जाते हैं साथी। तो बताएंगे प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए साथी क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। तो आप जानते हैं दोस्तों क्या उसमें अभिक्षमता नहीं दोस्तों, विश्वसनीयता होनी चाहिए। देखिए जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी तो फिर आपका वह पेपर जो टेस्ट है, उत्तम परीक्षण है, वह फिर आपके लायक नहीं होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वह उसमें विश्वसनीयता, उसमें वैधता, उसमें वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, ना कि अभिक्षमता। तो दोस्तों इसमें से करा कि भिन्न की बात करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलत पूछ रहा था, कौन सा अलग है इन तीनों ऑप्शन से। तो साथी और जो आपका अलग है और आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, एप्टीट्यूड जी। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे आगे, प्रश्न संख्या फोर्थ नंबर के लिए करें, यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो या क्या कौन सा आकलन कहलाता है, क्या वैध आकलन कहलाता है, अवैध आकलन कहलाता है, या विश्वसनीयता आकलन कहलाता है, या अविश्वसनीयता आकलन कहलाता है। साथी ध्यान देंगे, अगर किसी बच्चे को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो आप उसको क्या बोलेंगे साथी। देखिएगा दोस्तों वह क्या बोला जाएगा। देखिए जब हम कोई देखिए जैसे हम कोई टेस्ट लेते हैं, आपका टेस्ट लिए आपको मैंने 8 नंबर 10 नंबर जो भी हुआ हमने दे दिया आपको, और फिर आप क्या करिए आपका टेस्ट दूसरा कोई मतलब वही कॉपी ले जाकर दूसरा कोई चेक करे और सेम नंबर दे, फिर तीसरा भी हो इससे सेम नंबर दे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या करा, यदि उन्हीं छात्रों का वही परिणाम लगातार प्राप्त हो तो वह कौन सा आकलन कहलाएगा दोस्तों, वह विश्वसनीयता वाला आकलन कहलाएगा। कौन सा, उसमें विश्वसनीयता आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका फिक्स है कि वही आने वाला है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर भूल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करें प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए, कर पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है। कर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, कर बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, कर दोस्त सही है, कर सही हो सकता है। दोस्तों क्या होगा, करा कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वह स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसका है। तो दोस्तों ऐसी कथन जो बोली जाती है, ऐसा कथन कहा जाता है पुरुष या कर सकते हैं, महिला या नहीं कर सकते हैं, महिला या कर सकते हैं, पुरुष या नहीं कर सकते। सारा का सारा खेल दोस्तों लिंग पूर्वाग्रह का है। किसका है, लिंग पूर्वाग्रह का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साथी आपका क्या बनेगा, वह लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन बनेगा। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं में जो बुद्धिमान नहीं होती दोस्तों, ऐसा कुछ कहीं लिखा गया नहीं दोस्तों। आपका ए ऑप्शन क्या बनेगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है। पांचवें का आपका क्या होगा साथी, पांचवें का आप कह सकते हैं, पांचवें का आपका ए ऑप्शन इसमें से मैच्ड हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें साथी, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की एक विशेष चिन्ह है। कर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यता एक उपागत होता है, या समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। कर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, या समस्या मौलिक होती है। साथी इसमें प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए क्या आप राइट आंसर कर रहे हैं। आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, बिहार या स्टेट में क्वेश्चन साथी इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। तो विशेष चिन्ह कौन सा है, तेरा विशेष जो है चिन्ह इसमें से कौन सा है, आपका राइट आंसर हो सकता है। जी दोस्त बताएंगे विशेष चिन्ह इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। क्या सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागत होता है दोस्तों। क्या समस्या समाधान एक क्या ऐसा है कि सही तरीका ढूंढ के बस बात बता देता है दोस्तों, एक उपागत तरीका है, कभी नहीं दोस्तों। सही उत्तर ऐसा आप नहीं कहेंगे। क्या समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है दोस्तों। क्या समस्या केवल एक ही सिद्धांत पर होता है दोस्तों। अभी आपने समस्या आपके सामने आई तो क्या पर्टिकुलर एक ही सिद्धांत पर वह समस्या होगा, बस यह समस्या कई कारणों की वजह से हो सकती
सकता है। इसका मतलब क्या है, आपका बी ऑप्शन इसमें से नहीं होगा, नहीं होगा ना साथी। अच्छा, सी में कह रहा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, एकदम सही दोस्तों। देखिए समस्या आपके सामने कोई आई तो उसका हल आप जानते हैं, समस्या आपके सामने आया है तो हल उसका निश्चित है, इसका आप जानते हैं। अगर समस्या है तो हल भी उसका है, ऐसा नहीं समस्या आने के बाद उसका हल होता ही नहीं। देखिए दोस्तों, आपने देखा कोरोना आया और कोरोना में क्या कोरोना का दवा नहीं आया, हाँ लेट आया लेकिन आया, तो इसलिए समस्या कोई आया, कोई समस्या आई तो फिर उसका निराकरण भी होता है साथी। ऐसा नहीं समस्या आता है फिर समस्या के सामने उसका निराकरण नहीं होगा, तो दोस्तों होगा, सीधा सा मतलब है उसमें अंतर्निहित होता है। समस्या मौलिक होती है दोस्तों, करा कि इसमें से आपका समस्या मौलिक, देखिए आपसे जो कहने का प्रयास कर रहा है विशेषता की बात कर रहा है, समस्या मौलिक होती है दोस्तों, एकदम दोस्त आपका सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्या समस्या सिर्फ मौलिक होती है, समस्या ऐसी भी हो सकती है जो उसका कोई आधार ही ना हो, उसका कोई आधार ही ना हो साथी, तो आपका सी ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम बनेगा साथी। प्रश्न संख्या 7 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है दोस्तों। इसका मतलब साथी आपसे इसमें से जो ढूंढना ना वह ढूंढना है गलत वाला। अच्छा, हम गलत ढूंढेंगे कौन सा होगा, कौन सा इसमें से गलती वाला चीजें पूछ रहा है, वही हमें प्रयास करना है। जरा किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं का चर्चा करना, कर कुछ हल करते समय गलतियों को हल करने के प्रति ईमानदार रहना, या फिर कर सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, या फिर कर अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना साथी। कर कि समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कौन नहीं कर सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया है ऐसे क्वेश्चन पेपर में टपकेंगे, और आपके पेपर में जब टपका तो फिर आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसकी कॉन्सेप्ट की। जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आप जैसे टपका फिर वैसे भी आपको आप भी टपका उसको देंगे। तो ध्यान देना साथी, अगर किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, एकदम दोस्तों सही है दोस्तों, आपकी प्रक्रियाओं पर चर्चा करना ही करना है, विचार जो प्रक्रिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है गलत, अच्छा साथी गलत हमको ढूंढना, ना कि हमको सही वाला ढूंढना है। अगर कुछ हल करते समय गलतियों को करा है, गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना दोस्तों, एकदम सही है। गलतियों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो समस्या का समाधान अच्छे तरीके से कर पाएंगे, यह भी पॉजिटिव है। अगर सोच विचार और परीक्षण जैसे विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना, साथ ही यह भी सही है, आप शब्दावलियों का जो प्रयोग कर रहे हैं यह भी सही पड़ेगा। लेकिन अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना दोस्तों सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभिसरण यहां नहीं होना चाहिए था, यहां अपसरण होना चाहिए, यहां आप लिख सकते हैं अपसारी होना चाहिए था। क्या? अपसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, तो भी आपका तब जाके समस्या समाधान का वर्णन का सही तरीका होगा। दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। देखिए अभिसरण का मतलब होता है दोस्तों कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जब होता है तो सही होता है दोस्तों। इसका मतलब है आपका यहां पर बातें हो गई बिगड़, तो 7 का सीधा सा जो राइट आंसर साथी बनेगा वह डी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 8 नंबर के लिए। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? करा कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उसको हल करते समय सहयोग देना। करा समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देना साथी। फिर करा डी सी में करा बच्चों की पाठ पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। करा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं को सही उत्तर उपलब्ध कराना। दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बस सोचिए और आंसर टपका दीजिए। सोचिए बताएंगे प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए क्या आपका राइट आंसर होगा। ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन देख लिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन साथ ही बात करेंगे हमारा क्या आंसर बनेगा। देखिए दोस्त अगर बात करें बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना था, हल करते समय सहयोग करना। एकदम दोस्तों जो हम विविध प्रकार के क्या करेंगे, विविध प्रकार की समस्याओं को हल करते समय उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों मौके हमें देना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें जब बच्चा फंस जाए तो सहयोग भी देना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार। देखिए दोस्तों हम समस्याओं को समाधान
समाधान करने के लिए अगर बच्चे को हम बार बार रिवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे, उसको अवार्ड टाइप का देंगे, तो क्या बच्चा सीखेगा? कभी नहीं। देखिए, अगर हम आज मान लीजिए दे देते हैं, आप दे देते हैं बच्चे को पुरस्कार, बच्चा तो कर दिया समस्या का, लेकिन बार बार जब ऐसे ही क्रिया करेंगे तो बच्चे के दिमाग में यह आएगा कि अगर जब तक हमको पुरस्कार नहीं मिलेगा ना भैया, तो हम समस्या को नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों करें सॉल्व, बताइए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अपने उसकी दिमाग, उसकी क्षमता धीरे धीरे स्थिर होती जाएगी और उसको डाउन करते जाएंगे और बच्चा फिर सीखना बंद कर देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन अपने आप में गलत है। साथ ही सी में करा, बच्चों की पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों एकदम कभी नहीं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना कभी नहीं। साथी यहाँ पर सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही उत्तर उपलब्ध कराकर। दोस्तों अगर कोई समस्या बच्चे के सामने आई और आपने सही उत्तर उसका बता दिया तो बच्चे का दिमाग ही नहीं चला। फिर जब बच्चे का दिमाग नहीं चला तो बच्चे का थिंकिंग पावर नहीं बढ़ेगा। जब बच्चे का थिंकिंग पावर नहीं बढ़ेगा तो बच्चे में रचनात्मकता, सृजनात्मकता वाली सोच नहीं आएगी। जब तक बच्चे रचनात्मक, सृजनात्मक वाली सोच नहीं आएगी तो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बच्चा वह स्थिर होकर खत्म हो जाएगा, मतलब स्थिर, उसकी मानसिकता एकदम स्थिर हो जाएगी, फिर बच्चा सीख नहीं पाएगा। साथी तो 8 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा ए ऑप्शन बनेगा। 9 नंबर को ध्यान दीजिएगा, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, क्या हो? पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यय स्मरण रटना और समस्या समझना, ड्रिल और अभ्यास। साथ ही क्या आपको लगता है कि होना चाहिए 9 नंबर के लिए? क्वेश्चन देखिएगा, करा कि बच्चों में समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्किल बच्चे में डेवलप्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमें करना क्या है, उसमें दोस्तों बच्चे से कुछ पूछिए। बच्चे से जब आप पूछेंगे तो बच्चे के, आपके और बच्चे के बीच क्या होगी? एक अंतःक्रिया होगी, एक इंटरेक्शन होगा और तर्क करेगा। आप कुछ बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा और आप जब बोलेगा तो आप भी कुछ बोलेंगे। इस तरीके से बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप्ड होना शुरू होगा। निर्णय लेना, ये सभी चीजें आपका, और यही आपका दोस्तों, ऐसे करने से बच्चे की समस्या समाधान कौशल बढ़ेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें लिखा है बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। दोस्तों अच्छा, बहुविकल्पी वाले प्रश्न आप दे देंगे तो बच्चा ऐसा काम कर सकता है, हाँ सही गलत सही गलत ऐसा आंसर करते चले जाएगा। तो बच्चे के कहीं विकास हो पा रहा है, कहीं नहीं विकास हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आप देखते हैं, जो बच्चे का अगर किसी भी व्यक्ति का अगर जानना होता है बारे में कि बच्चा की सोचने की क्षमता, बच्चे में समझने की क्षमता कितनी अच्छी होगी, तो उसके सामने एक निबंधात्मक प्रश्न रखे जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न जिससे बच्चे के भीतर क्या ज्ञान है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा किस तरीके से सोच सकता है, उसकी मानसिकता को आप पढ़ लेते हैं। साथ ही देखिए यहां पर बी ऑप्शन बिगड़ेगा। प्रत्यय स्मरण रटने वाला आपने जानते हैं एनसीएफ 2005 विरोध करता है। ड्रिल और अभ्यास अपने आप से गलत ही है दोस्तों, सीधा सा 9 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 10 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तक यहां पर होगा समस्या समाधान तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों? उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, या समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, या फिर उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती। दोस्तों कौन सा इसमें से राइट होगा? कौन सा एक अच्छा उदाहरण आपको लग रहा है किसका, जो समस्या समाधान का एक तरीके से कौन सा आधारभूत सहायता के एक अच्छा उदाहरण बनेगा? शायद दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बन सकता है, जी प्रयास करेंगे साथ ही बताने का इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर, प्रयास करने से आपको क्या लगता है इसमें से आपका बन सकता है राइट आंसर। साथ ही क्या आपका लगता है, देखिए यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण बनेगा? तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसी या बताना कि बार बार प्रयास कर सकती है। दोस्तों देखिए बच्चे के अगर हम बच्चा अच्छा तरीके से क्या बनेगा, अच्छा अच्छे तरीके से सीखना है बच्चा। यहां पर देखिए समस्या समाधान को सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। दोस्तों आपसे साथ ही बोला जाता है, जैसे मेरे द्वारा आपको कोई कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट को मेरे द्वारा समझा दिया, ठीक है,
अब क्या है कि आप उस कॉन्सेप्ट को सीख तो गए हैं, आपको पता है कि सर ये देखिए, जैसे आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सवाल हुआ, कोई क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन सर जी बता ही देते हैं, ठीक है, सर बता दिए क्वेश्चन। अब उसके थ्रू जो है 2-4 क्वेश्चन और भी आपके प्रैक्टिस में होते हैं, तो आपको बोला जाता है टीचर के द्वारा कि भैया एक काम करो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट को तो आपने सीख लिया है। तो बच्चा कहेगा हाँ सर जी हमने तो सीख लिया है। अब सर जी कहेंगे कि देखो बेटा, जो और भी क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, आप सीख जाओगे। तो वही कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण बनेगा। आधारभूत सहायता का, ना कि आपका समस्या समाधान का पूछ रहा है, सहायता का पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसे आप बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप प्रयास द्वारा कर सकते हैं और आपका ये ऑप्शन बन जाएगा। यहां समस्या समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार कभी नहीं दोस्तों, पुरस्कार देंगे तो बच्चा स्थिर हो जाएगा। कर उसे आधा समाधान हल उदाहरण करवा कर कभी नहीं दोस्तों। या कहना जब तक वह समस्या समाधान नहीं कर लेती उसे घर नहीं जाना। तो बात कर कभी तक आज तक कोई सीखा है कि आप ही सिखा ले जाएंगे साथी? कभी नहीं सिखा सकते। किसी को बात करके, किसी का रोक करके हम सिखा सकते हैं? नहीं दोस्तों। उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वह सीखना क्या चाहता है, वह सीखने की कोशिश कहां तक करेगा। आप समझा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप उसके मानसिकता को पढ़ के चीजें बता सकते हैं, लेकिन आपको भी, जो स्टूडेंट हो उसको भी सीखना पड़ेगा। अगर उसका मन नहीं लग रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा, तो फिर कहां से बात बिगड़ेगी साथी? कभी नहीं हो सकता। करे कि 11th नंबर के लिए करे, यदि एक शिक्षार्थी करे कि यदि एक क्या कर रहा है, यदि एक शिक्षार्थी इसमें से अब से कर रहा है, यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा। कर वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया में को देखते हैं। कर वे मूर्त तत्वों और विवरणों पर ध्यान देते हैं। कर वे चीजें कैसी हैं उसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। कर वह चीजों को विशिष्ट शब्दशा ढंग से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें से बताएंगे कि आपका राइट आंसर बनेगा जी। प्रयास करेंगे साथी इसमें से कि आपका राइट आंसर बनेगा। प्रयास करेंगे आप सभी बताने का। प्रश्न संख्या आपके सामने जो साथी है वह प्रश्न संख्या आपका प्रयास करेंगे बताने का, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। करिए यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा। कैसा होगा? एक शिक्षार्थी कैसा है? सहज ज्ञान युक्त है तो देखने में कैसा होगा साथी, ऐसा पूछ रहा है। वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। एकदम दोस्तों, वह क्या करता, वह कैसा होगा? वह बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे मूर्त तथ्यों और विवरणों द्वारा ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मूर्त नहीं दोस्तों, यहाँ मूर्त तथ्यों के द्वारा विवरणों को ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वे चीजें कैसी है इसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। वह चीजें कैसी है उसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। वह चीजों को विशिष्ट शब्दशा ढंग से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नहीं, या तो नहीं बनेगा साथी। यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है वह कैसा होगा? वह बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया में देखते हैं दोस्तों। एकदम आपका सही होगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए, वे चीजें कैसी हैं इसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। वास्तविकता पर तो ध्यान देगा, लेकिन उससे बेहतर है कि वह बच्चा क्या करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा। अपने ज्ञान को क्या करेगा बच्चा, अगर सहज ज्ञान युक्त है मतलब उसके पास ज्ञान को वह डेवलप कर सकता है, सहज ज्ञान युक्त है, तो बच्चा वह देखेगा जो आपको उसके पास जानकारी है उसको, जो नई जानकारी है, जो नई चीज को देख रहा है उसको उससे जोड़ने की कोशिश करेगा। तो सीधा सा हमारा क्या बनेगा, ए ऑप्शन साथी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें दोस्तों। कहा कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की दोस्तों? कहा गाल्टन ने, हल ने, वुंड ने, वाटसन ने दोस्तों। अगर हम दोस्तों कहा कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो दोस्तों 1869 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में बात किया जाए, और 1879 ईस्वी में किसके द्वारा? विल्हेम वुंड के द्वारा। जर्मनी के कौन थे? विल्हेम वुंड के द्वारा 79 है 79 वुंड के द्वारा बात किया जाए। विल्हेम वुंड के द्वारा, जर्मनी के विल्हेम वुंड थे। कहां के थे दोस्तों? जर्मनी के थे। जर्मनी के वुंड के द्वारा लिप्जिंग विश्वविद्यालय, मतलब लिप्जिंग शहर में आप बात कर सकते हैं, लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में आप कह सकते हैं, लिप्जिंग शहर में इनके द्वारा बात किया जाए प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली गई। तो आपका इसमें से सी ऑप्शन बन जाएगा साथी। अगर हम बात करें वुंड की चर्चा अगर हम कर ले साथी, तो आप जानते हैं वुंड क्या है? वुंड चेतना, इनके द्वारा क्या, चेतना का विज्ञान बोला गया। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को क्या बोला गया? चेतना का विज्ञान बोला गया। कब बोला गया साथी? तो आप जानते हैं दोस्तों 19वीं शताब्दी में बोला गया।
19वीं शताब्दी में कहा गया इनके द्वारा, और सबसे पहले भी इनके द्वारा मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली गई थी। और गार्टन की बात करें दोस्तों, इनके द्वारा वैयक्तिक भिन्नता के जनक, बहुत सारी चीजें हैं इनके द्वारा खोजी गई, वैयक्तिक भिन्नता के जनक भी बोले जाते हैं, वैयक्तिक भिन्नता के जनक आप ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों हल की बात करें तो हल एक क्या है, हल एक व्यवहारवादी थे, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। अब वाटसन को जानते हैं दोस्तों, इनके द्वारा 20वीं शताब्दी में बोला गया, 20वीं शताब्दी में कहा गया साथी कि मनोविज्ञान क्या, व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और इनके द्वारा व्यवहार का विज्ञान पर चर्चा की गई, व्यवहार का विज्ञान। इनके द्वारा सबसे पहले उद्दीपक, किसकी, उद्दीपक अनुक्रिया की बात की गई, उद्दीपक अनुक्रिया की बात की गई, शब्द की बात की गई। तो कहा गया कि दोस्तों शब्द की बात की गई, इनके द्वारा कहा गया उद्दीपक क्या है, वातावरण में मौजूद है, उसके प्रति आदमी क्या करता है, अनुक्रिया करता है। उद्दीपक मौजूद है, स्टिमुलस मौजूद है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बुंट आप कह सकते हैं, आपका सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर बनेगा। 13 नंबर के लिए साथी कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। मतलब बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। मतलब विद्यालय में आने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अध्ययन प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। दोस्तों इसमें से आपको क्या लगता है, इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है साथी, इसमें आपको क्या लगता है कि राइट आंसर बन सकता है। देखेंगे साथी करा कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर बात करें तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, सीधा सा होगा, बच्चे स्वयं के ज्ञान का स्वयं सृजन कर सकते हैं। बस बच्चे को हम सिखाने वाला होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाने वाला होना चाहिए। बच्चे अपने आप से क्या है, ज्ञान का सृजन कर लेगा, खुद से कर लेगा। बच्चे अपने ज्ञान का खुद स्वयं सृजन कर सकते हैं, ऐसा आपका राइट आंसर बनेगा। सत्य की बात करें, यहां पर कह रहा है कि पूर्व ज्ञान नहीं होता दोस्तों, बहुत होता पूर्व ज्ञान। यहां कह रहा है बच्चों को कष्ट होता है अध्ययन प्रक्रिया में, कोई नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, या आप गलत कर सकते हैं दोस्तों। क्या 13 का ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि का रहा है, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि या करा प्रयोगीकरण विधि। कौन सा करा कि व्यक्तिनिष्ठ विधि है, मतलब व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सा होगा, सब्जेक्टिव मेथड पूछ रहा है, कौन सा इसमें से होने वाला है दोस्तों, कौन सा होगा। देखिएगा साथी, अगर अंतर्दर्शन विधि की बात करें तो व्यक्ति कौन बोला था, या विल्हेम वुंट बोले थे। कौन सा, विल्हेम वुंट बोले थे। विल्हेम वुंट ने के द्वारा आप जानते हैं चेतना का विज्ञान। बहिर्दर्शन की बात करें, वाटसन इसके जनक है, वाटसन इसके द्वारा बोला गया दोस्तों। तो आपका क्या बनेगा, इसमें से व्यक्तिनिष्ठ की बात कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं चेतना की बात किसी के द्वारा की गई, वह विल्हेम वुंट के द्वारा की गई। अब विल्हेम वुंट के द्वारा की गई तो अंतर्दर्शन होगा। देखिए अब बहिर्दर्शन में बहुत लोग होंगे, उद्दीपक में कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन अंतर्दर्शन में चेतना खुद आपके, अब जो सोचेंगे आपके अंदर होगा, तो इसे हम बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि बोलते हैं, और ए ऑप्शन आप इसमें कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात किया जाए, जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो उसे जाना जाता है सांसारिक आकलन, नैदानिक आकलन, अंतरिम आकलन या रचनात्मक आकलन। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं साथी, प्रयास करेंगे बताने का, उसे हम किस नाम से जानते हैं जी साथी, बताएंगे उसे हम किस नाम से जानते हैं। अच्छा प्रश्न है साथी, प्रयास करेंगे बताने का, उसे हम किस नाम से जानते हैं। अगर हम साथी का आगे जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं सांसारिक आकलन। किस नाम से, उसे हम सांसारिक आकलन के नाम से जानते हैं। आपका ए ऑप्शन होगा। देखिए नैदानिक आकलन में होता है कि आपके रुचियों को पहचाना जाता है, अंतरिम जो लास्ट एकदम हो जाए, रचनात्मक आपकी क्रिएटिविटी को पहचाना जाता है। साथी कहा कि मानव विकास के क्षेत्रों में, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है कर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कर संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर कह मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। का शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दोस्तों हम सभी जो मानव विकास के क्षेत्र पर विभाजित किया गया है, किस पर हम सभी अध्ययन करते हैं, मानव विकास के किस क्षेत्रों पर अध्ययन करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों उसके बच्चे के फिजिकल करते हैं, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का इमोशनल और बच्चे का सोशल करते हैं साथी। तो सीधा सा हमारा क्या होगा, वो हमारा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जो भी हम बच्चे का विकास के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, बच्चे के फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, ना कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आध्यात्मिक कभी नहीं होता है, आध्यात्मिक की हम चर्चा नहीं करते, तो मनोवैज्ञानिक भी नहीं करते दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मनोवैज्ञानिक गलत है दोस्त। आपका यहाँ पर दोस्त
सिद्धांत में लिखा गया है, अपने आप से भी यह गलत हो जाएगा, ठीक है साथी। और यहाँ से मनोवैज्ञानिक, तो हम जो प्रयास करते हैं बच्चे के विकास के बारे में जानने की, वह दोस्तों हम किस बात की बच्चे के बारे में जानते हैं दोस्तों, वह जानते हैं बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। करा कि मानव जाति में विकास होता है, मानव जाति में विकास होता है करा किशोरावस्था के अंत तक, करा बाल्यावस्था के अंत तक, करा प्रौढ़ावस्था के आरंभ तक, या फिर करा जीवन पर्यंत तक। दोस्तों आप जानते हैं मानव का अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, देखिए दो शब्द आप जानते होंगे दोस्तों, एक ग्रोथ जानते होंगे, एक ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं वृद्धि, एक आपने सुना होगा दोस्त डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं किस नाम से, विकास नाम से। तो आपने साथ ही सुना होगा वृद्धि एक क्या है, एक टाइम तक जाकर रुक जाती है, और आपने अभी सुना होगा एक मूर्त प्रक्रिया है। वृद्धि की बात करें, वृद्धि को एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वहीं पर विकास की बात करें मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। विकास की बात करें एक अमूर्त प्रक्रिया है, विकास पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है किसी ना किसी क्षेत्र में दोस्तों। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मानव जाति में विकास होता है, डेवलपमेंट कब तक होता है, जीवन पर्यंत तक होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप कह सकते हैं ऐसा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथी वह हमारा डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, करा कि विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या होगा, या फिर अवहेलना के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऐसा दोस्तों सी में करा दोस्तों अवहेलना एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या कर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आप क्या कर सकते हैं, विकास का अर्थ क्या होगा, विकास का अर्थ साथी क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों, इसमें से अगर पूछा जाए कि विकास का अर्थ क्या होगा, क्या होता है विकास की मीनिंग, तो साथी करा यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या लगाना है, परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला। सिर्फ परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला से अधूरा है दोस्तों। क्या अवहेलना के फलस्वरूप होने वाले मोटिवेशन के थ्रू होता क्या विकास, कभी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। आपका एक परिपक्व होने के बाद क्या होगा, अपने आप ही विकास हो जाएगा साथी। अवहेलना अनुभव के फलस्वरूप नहीं साथी, अधूरा, ये चीजें गलत लिखी गई हैं। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जब आप परिपक्व हो जाएगा, आपके भीतर मैच्योरिटी आ जाएगी और आपको एक्सपीरियंस, एक तरीके से आपको अनुभव प्राप्त होता जाएगा, तो आप कह सकते हैं दोस्तों आपका विकास होना निश्चित हो गया। अवहेलना का कहां अर्थ होगा दोस्तों, अवहेलना से विकास का क्या लेना देना है, कभी नहीं दोस्तों। यहां पे अवहेलना हो गया, गलत है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये आपका सीधी चीजें दोस्त गलत है लिखी गई हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों आपका क्या होगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम डेवलपमेंट कहते हैं। 19 नंबर के लिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलत वाला ढूंढ रहा है, कौन सा गलत है यही साथी ढूंढ के निकाल लेना आपको। कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। करा कि दोस्तों क्या खतरे हैं ऐसा, कर विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, यार विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। करा कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें से गलती वाला ढूंढना है। तो साथी बताएंगे गलती वाला कौन सा है जी, कौन सा इसमें से गलत है, प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, सही है दोस्तों। देखिए जब आप बच्चा 100 अवस्था में होता है तो उसका खतरा अलग होता है। खतरा क्या हो सकता है, तो आप देखते हैं दूसरे पर निर्भर होता है, पर निर्भरता की उम्र बोली जाती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आया तो उसका अपना खतरा है, बच्चा पढ़ने जा रहा तो उसकी अलग अलग मानसिकता चलती रहती है। बच्चा किशोरावस्था में चला तो बच्चे के शरीर में, जो लड़के लड़कियों के शरीर में अलग अलग तरीके से चेंजेज होते हैं और अपने उसमें व्यक्ति अपना जूझता रहता है, समझ रहे हैं साथी। तो हर अपने अपने एक्टिविटीज, हर अपने एज की, हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता है, आप अपने अपने खतरे हैं दोस्तों, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है दोस्तों। क्या उकसा देंगे तो विकास हो जाएगा साथी, विकास तभी होगा जब आप में परिपक्वता आएगी, जब तक परिपक्वता नहीं आई तो फिर विकास नहीं हो सकता साथी। इसका मतलब कहीं ना कहीं 19 का आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, कौन सा एक उचित होगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता साथी। कि निम्नलिखित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित होगा,
कौन सा इसमें से उचित होगा साथी? प्रयास करेंगे आप सभी बताने का कि इसमें से उचित प्रोसेस कौन सा होगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जन्म के समय प्रारंभ भी होता है और समाप्त भी हो जाता है साथी। दोस्तों ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है, और साथ ही आपने भी नहीं पढ़ा होगा विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। विकास दोस्तों आप जानते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब जाके समाप्त होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विकास मृत्यु के समय समाप्त होता है ना साथी, कि जन्म के समय प्रारंभ भी होता है उसी के समय अंत भी हो जाता है। तो फिर कहां ऐसा कुछ गलत है? विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। एकदम साथी सही कह रहा है कि जो बच्चे का सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होता है उसका बहुत योगदान होता है बच्चे के या किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब साथी आपका क्या होगा? बी ऑप्शन तो राइट है। सी में कर विकास एक आयामी, दोस्तों मैंने कभी नहीं साथी आपको बताया विकास एक आयामी होता है। मैंने आपको बहुत बार साथी बताया है विकास एक क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं बहुआयामी प्रक्रिया, यहां पर बहुआयामी होगा, बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब सी भी गलत हो जाएगा। विकास पृथक होता है दोस्तों? नहीं दोस्तों, विकास उसी में लिप्त होता है, पृथक नहीं, अलग से नहीं होता है विकास की भैया विकास नाम का कोई व्यक्ति आया आपको बगल बगल लेके जा रहा है, विकास ऐसा कुछ नहीं साथी। तो आप कह सकते हैं आपका 20 नंबर के लिए बी ऑप्शन बन जाएगा। 21 नंबर के लिए साथी पढ़ेंगे करा कि आपसे कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब साथी आपका कह रहा है इसमें से किसके अलावा करा ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इसमें से गलत है, वही आपसे पूछ रहा है। कर वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, कर या उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, कर या समय बिताने का एक सुगत तरीका है, कर ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दोस्तों यह तो आपको बहुत सारा प्रश्न है। देखिए साथी कर किसके अलावा आप कह सकते हैं खेल युवा को, ऐसा आप बात कर रहा है खेल युवा को, युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। तो दोस्तों वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं। सही दोस्तों, जब आप खेल खेलते हैं तो आपको शरीर फिजिकल रूप से आप मजबूत होते हैं कि नहीं होते? शारीरिक रूप से एकदम होते हैं साथी। कौन नहीं? देखिए आप खेलिए कूदिए तो आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, एकदम होते हैं साथी। आपको इसमें से गलत ढूंढना है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, यह भी सही है दोस्तों। उनकी जो भी इंद्रियां हैं वो उसकी उत्तेजना होती है दोस्तों, यह भी सही है। लेकिन यह समय बिताने का एक सुखद तरीका, ऐसा दोस्तों आप नहीं कह सकते हैं, यही गलत है। ऑप्शन संख्या आपका 21 का क्या बनेगा? 21 का आपका इसमें से साथी बन जाएगा आपका 21 का, अगर हम बात करें 21 का सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 22 नंबर के लेकर, बालक के शारीरिक विकास शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बच्चे के ध्यानपूर्वक साथी देखें, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है कर सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, कर पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या कर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। दोस्तों बच्चे ध्यान देंगे साथी, शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। दोस्तों मैंने आपको साथी बताया है कई बार साथी, मैंने बताया विकास की एक दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा के सिद्धांत में दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक शीर्षगामी का सिद्धांत होता है, एक अधोगामी का सिद्धांत होता है। शीर्षगामी कहता है बच्चे का जो विकास होगा वह सिर से पैर की तरफ होगा, अधोगामी कहता है कि मध्य से बाहर की ओर होगा। तो कहां पर है सिर से पैर और मध्य से बाहर? वही हमारा राइट आंसर होगा। तो कह रहा सिर से पैर की तो शरीर के बाहर से मध्य की ओर, तो इसका मतलब लिखा क्या? शरीर के बाहर से मध्य, उल्टा लिख दिया। यहां तो सही है, सिर से पैर तो लिखा गया ठीक है, लेकिन यहां पर शरीर के बाहर से मध्य उल्टा लिख दिया, इसका मतलब गलत है। सिर से पैर सही है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, एकदम इसका मतलब सही है दोस्तों। यहां पर सिर से पैर जो लिखा गया है आप कह सकते हैं इसे बोल देंगे हम शीर्षगामी। क्या बोल देंगे साथी? शीर्षगामी बोल देंगे। शीर्षगामी आपका यह हो जाएगा। अच्छा, मध्य से बाहर की ओर जो बोल रहा है, मध्य से बाहर की ओर बोल रहा है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं अधोगामी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अधोगामी बोल सकते हैं। इसका मतलब है यह सही होगा। पैर से सिर, पैर से सिर गलत है दोस्तों, पैर से सिर अपने आप से गलत है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 22 नंबर का आपका बी ऑप्शन इसमें से बन जाएगा। 23 नंबर के लिए दोस्त कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत इसमें से नहीं हो सकता है?
कह सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। कह विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। फिर कह सी में कह सभी विकास परिपक्वता अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। डी में कह सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। साथी कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं है साथी, ध्यानपूर्वक साथी देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से नहीं हो सकता है, कौन सा एक इसमें से नहीं हो सकता। कह कि क्या सभी विकास के एक क्रम का पालन करते हैं। सही है, विकास के एक क्रम के पालन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं पहले तो शैशवावस्था आएगा, पहले तो शैशवावस्था आएगा, फिर तो बाल्यावस्था आएगा बच्चे का, फिर तो ही बाल्यावस्था आएगा। साथी आप तो यही तो जानते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही आएगा। ऐसा तो है नहीं साथी, किसी का शैशवावस्था किसी का बाल्यावस्था सबसे पहले आता है। इसका मतलब एक क्रम को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होगा। कहना विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए जो विकास के सभी क्षेत्र हैं, जैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, बच्चे का जो है इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, बच्चे का जो बात किया जाए आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो अपने अपने उसके महत्व हैं। आप ऐसा कह सकते हैं सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो यह भी सही साथी। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। दोस्तों एकदम सही है, जो सभी विकास है जब तक उसके परिपक्व नहीं हो जाएंगे और साथ ही साथ जब तक अनुभव उसमें प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो आपका विकास आप नहीं कह सकते बच्चे पूरी तरीके से विकास हुआ है। इसका दोस्तों ABC तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है। विकास का सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से चलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं, दोस्तों आप कह सकते हैं सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं सभी एक समान गति से बढ़ेंगे, अधिगम जितना भी सीख रहे हैं और विकास एक साथ बढ़ता है। एक साथ नहीं दोस्तों, हो सकता है एक साथ भी हो सकता है कि आप अलग अलग, तो ऐसा आप नहीं कह सकते एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन गलत होगा। विकास किधर से किधर होता है, डेवलपमेंट से पूछ रहा है। विकास किधर से किधर की ओर बढ़ता है, कर सामान्य से विशिष्ट की ओर या जटिल से कठिन की ओर। तो जटिल से कठिन तो एक ही चीज लिखा है, गलत है। विशिष्ट से समान की ओर। दोस्तों विशिष्ट से समान दोस्तों आप जानते हैं शिक्षण का सूत्र होता है। क्या होता है? शिक्षण का सूत्र होता है। विशिष्ट से समान शिक्षण का सूत्र होता है, ऐसा आप ध्यान देंगे साथी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। साधारण से आसान दोस्तों गलत लिखा गया है। सामान्य से विशिष्ट होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आप कह सकते हैं दोस्तों इसमें से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आप ऐसा लिखेंगे विकास सामान्य से, ऐसा लिखेंगे दोस्तों विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऐसा आप यहां पर फिल कर सकते हैं। ऐसा आप दोस्तों फिल कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन बनेगा। 25 नंबर में दोस्त करा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन है? कर विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। कर विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। करा कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। दोस्तों आप जानते हैं साथी कौन सा इसमें से एक कथन, करा कि कौन सा एक कथन करें विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य होगा। ऐसा है दोस्तों, एक कथन यहाँ पर एक कथन सत्य है, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। करेक्ट पॉइंट देखिए ना, यहाँ पर करेक्ट लिखा गया साथी ना, आप कह सकते हैं सही कौन सा होगा। ठीक, चलते हैं कौन सा एक कथन है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में? कभी सीधी रेखा में नहीं होता विकास एक चक्रीय रेखा में होता है। कैसे? चक्री तरीके से होता है। एक चक्री तरीके से कभी आगे कभी धीमे कभी ना रुकता है और कभी ना कभी। देखिए विकास ऐसा नहीं कर सकते लगातार एक रेखीय तरीके से होता है, इसका मतलब गलत है साथी। ऐसा आप कह सकते हैं गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है, फिर पीछे। दोस्तों आप जानते हैं जब विकास हो गया तो हो गया, तो रिवर्स नहीं होता है। विकास डेवलपमेंट कभी रिवर्स नहीं होता है, ऐसा गलत लिखा गया साथी। इसका मतलब ए और बी दोनों गलत हो गए। और विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, एकदम साथी सही है। बच्चे आप जानते हैं दोस्तों व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत आपने सुना होगा, विकास के व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। तो उसमें दोस्त कहा जाता है अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तियों के उसके हेरिडिटी उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारे एज का कोई साथी रहा होगा
तो हमारा विकास दूसरी तरीके से, उसका विकास दूसरी तरीके, हो सकता है मुझसे ज्यादा उसका विकास हो गया हो, या हो सकता है मुझसे कम ही विकास हुआ हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुझसे ज्यादा भी कम ही हुआ होगा, मुझसे ज्यादा भी हो सकता है। तो विकास उसके इन्वायरमेंट, उसके हेरिडिटी पर, उसके आनुवांशिकता, उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। इसलिए साथी आप कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। यहाँ विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेजी तीव्र से होता है, फिर कहता रुक जाता है। करक किशोरावस्था तक बहुत तेजी से होगा, फिर रुक जाएगा। तो आप जानते हैं विकास जन्म से मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब जन्म से जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तभी से बच्चे का विकास शुरू होता है, और बच्चे का कभी विकास ना रुकता है। जब बच्चे का मृत्यु हो जाएगा या किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तभी जाकर के क्या होगा, उस व्यक्ति का विकास रुकेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 25 का आपका सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा साथी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। 26 नंबर का कार्य है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। कौन सा एक कथन गलत है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको साथ ही बताया विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों मैंने आपको यह तो कभी नहीं बताया साथी करा कि यहां पर मापन ठीक ठीक हो सकता है। दोस्तों क्या मापन ठीक ठीक हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था वृद्धि के बारे में बताया था, ना कि विकास के बारे में बताया था। मैंने बताया था वृद्धि क्या होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन तो गलत है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। दोस्तों एकदम सही है जी, एकदम कह बीच आप कह सकते हैं परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ऐसा नहीं दोस्तों। विकास वंशानुगत और वातावरण की बची कर, यहां पर आप सही कह सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपसे गलत पूछ रहा है। क्या दोस्त आपसे पूछ रहा है गलत, तो गलत आपका साथी तो यही तो बनेगा, गलत तो यही तो बनेगा, क्योंकि गलत हमसे पूछ रहा था ना, यहां पर गलत पूछ रहा था। कर विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता, ठीक है। परिपक्व और अधिगम पर निर्भर करता है, ठीक है साथी। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच जो कहते हैं सतत और अन्योन्य क्रिया द्वारा होता है, एकदम साथी हम जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू एच इंटू आप कह सकते हैं ई, तो हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, तो आप ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों में गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है। तो ऐसा करा कि हर बच्चा देखिए, हर बच्चा शैशवावस्था होता है बच्चे का, फिर बाल्यावस्था, बच्चे का किशोरावस्था होता है, लेकिन फिर भी क्या रहा है कि फिर भी विशेषता होती है। हर बच्चा एक क्रम का फॉलो करता है, लेकिन क्या होता है तब भी विशेषता हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके एनवायरमेंट, उसके हेरिडिटी की वजह से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, लेकिन आपसे गलत वाला साथी पूछ रहा है। तो हम जब गलत पूछ रहा है तो गलत वाला हमारा ये ऑप्शन बनेगा। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 27 नंबर के लिए। विकास का सिरोपदानुमुख तथा दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिरोपदोन्मुख क्या मतलब होता है, सिर से पैर, सिर से क्या, सिर से पैर। सिर से पैर की बात मैंने बताया था साथी, जिसे बोलते हैं शीर्षगामी का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर दोस्तों गलत है, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर गलत है दोस्तों। सिर से पैर की ओर एकदम आपका सी ऑप्शन बनेगा। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर ऐसा गलत है दोस्तों। ग्रामीण से शहरी की ओर ये सब फर्जी लिख करके आपको भ्रमित कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, आपको भ्रमित कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर साथी हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या बन जाएगा साथी, आपका सीधा सा बन जाएगा, वह आपका इसमें से आप कह सकते हैं आपका सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलें 28 नंबर के लिए। कह कि वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे? विकास क्रम में, या विकास की समान क्षमता में, या आप बोल सकते हैं बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में। तो आप क्या कर सकते हैं, वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं दोस्तों, किसमें भिन्न होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं किसमें भिन्न होते हैं साथी, बताएंगे। वैयक्तिक शिक्षार्थी का मतलब है जो अब दूसरे में अंतर है, एक दूसरे में बच्चे में अंतर है, शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। तो आप कहते हैं विकास क्रम में, विकास क्रम तो एक ही चलेगा, शैशव के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। विकास के समान क्षमता में, ठीक है, यह भी सही है। लेकिन विकास और वृद्धि के सिद्धांतों में ऐसा आपका नहीं दोस्तों, उनके लिए भी वही रहेगा। विकास की दर में हो सकता है कि आपके टाइम जो दर है, रेशियो है, विकास का जो दर है उसमें भिन्न हो सकता है। जैसे अगर हमारा विकास, मान लीजिए हमारे कुछ चीजें हम करने में 5 ही साल में एक्टिव हो गए होंगे, करने की क्षमता आ गई होगी, हो सकता है मेरे जो साथी रहा होगा, मेरे उम्र का रहा होगा, वो 4 साल में करना शुरू कर दिया होगा, या हो सकता है कोई हमारे साथ करा होगा वो 8 मंथ में करना शुरू किया होगा, हो सकता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन हो सकता है।
तो 28 का आप कह सकते हैं विकास की दर में भिन्नता होती है, ऐसा आप डी कर सकते हैं। 29 नंबर के लिए करा पूरे विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, पूरे विद्यालय में करा कि आया, पूर्व विद्यालय जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जो अब आंगनबाड़ी विद्यालय होते हैं, करा पूरे विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, करा कि बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता है मुक्त रूप से। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा शारीरिक, जब बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो 2 वर्ष बाद बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में चले जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब वह बच्चा 1 से 5th वाले क्लास में पहुंच गया, ठीक। तो पहली बार जाता है तो अपना तनाव, जो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, मतलब जो चिल्लाकर अपना तनाव था, उसको टेंशन था, वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है, मतलब खींच देता है, ऐसे देखते नहीं, ऐसे खींच देता है, अकड़ जाता है, तो कह रहा खींच देता है, तो कह रहा है उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार होता है। तो दोस्त पूछ रहा है बच्चा तो जब पूर्व विद्यालय में था तो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातें करता था, जब बच्चा 1 से 5th वाले में आया तो अब चिल्ला के नहीं करा, खींच रहा है अपने शरीर को, इसके पीछे क्या कारण है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है या विकास निरंतरीय होता है या अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है या विभेद और एकीकरण के लक्षण है। दोस्तों ऐसा किस कंडीशन से बच्चा कर रहा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बताने का प्रयास करेंगे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आप कह सकते हैं विकास क्रमिक प्रकार से होता है। भैया क्रमिक प्रकार से तो ऐसा क्या है, क्या कि बच्चा छोटा रहेगा तो चिल्लाएगा, इसके बाद तंग करेगा, तो क्रमिक परिवर्तन ऐसा कंडीशन नहीं है दोस्त। करा कि विकास निरंतर होता है, तो विकास निरंतर होता है तो चिल्लाएगा, इसके बाद फिर शांत हो जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं साथी। आपका बी ऑप्शन भी करेगा। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि चिल्लाने, कोई बच्चे का विकास किसी बच्चे का चिल्लाकर हो रहा है, किसी का तनकर हो रहा है, विकास इस प्रकार से होता नहीं। विकास में क्या है, विभेद है और एकीकरण विकास के लक्षण है दोस्तों। विकास के एकीकरण का लक्षण कहता है कि जब बच्चा शुरुआत में क्या करेगा, बच्चा जान जा, जैसे बच्चा कोई चीज, आप जानते हैं साथी, कोई चीज अगर बच्चे को हम पकड़ाएं तो कभी कभी हो सकता है बच्चा क्या करता है, बच्चा उसको पूरे शरीर को ले जाता है सामान पकड़ने के लिए, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको हाथ से या पैर से पकड़ लेता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि जब बच्चे को छोटा है बच्चा तो हो सकता है अपनी बातों को चिल्ला चिल्ला के कहता हो, लेकिन जब बच्चा बड़ा थोड़ा सा हो गया तो अपनी बातों को वह खींच करके ऐसे कहने का प्रयास कर रहा है, मतलब अपने बातों को व्यक्त कर रहा है, लेकिन वह इसी प्रकार से हम एकीकरण का विकास कर सकते हैं। और दोस्त आपका डी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बनेगा। अंतिम प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट, दोस्तों आप जानते हैं, प्रतिवर्ती, निरंतरता या अनुक्रमणीयता। तो दोस्तों अनुक्रमणीयता, दोस्तों आप जानते हैं विकास क्रम से चलता है, क्रम से, अनुक्रमणीयता क्रम से चलता है, क्रम से विकास होगा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। आप जानते हैं दोस्तों कि निरंतरता एक तरीके से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, या भी सही है दोस्तों, या भी सही, लेकिन सामान्य से विशिष्ट होता है, या भी जानते हैं। लेकिन क्या विकास हो जाने के बाद बच्चा विकास लौटता है, क्या प्रतिवर्ती होता है, जिसे हम दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं, एक शब्द दे सकते हैं, प्रतिवर्तन शब्द दे सकते हैं, प्रतिवर्ती या प्रतिवर्तन दे सकते हैं, या दोस्तों इसे बोल सकते हैं विलोमिता इसे। तो आप जानते हैं जब एक बच्चे का विकास जब हो जाता है तो फिर वापस नहीं होता है, एक बार हो गया तो हो गया साथी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें से बी ऑप्शन बनेगा, रिवर्सिबल तो आपका नहीं होता विकास। तो साथी ऑप्शन जो होगा वह 30 का हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने जो आप 30 प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई बिहार स्टेट के पेपर के लिए, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में बता रहा हूं, आपके लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल होगा, और आप सभी अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसा भी सेशन लगा हो, एक बार आप सभी सेशन के बारे में जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। जब क्लास आपका एंड हो जाए, आप ऑफलाइन मोड में जाकर के क्लास के बारे में लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों कुछ और भी चाहिए आपको, यूनिक चीजें चाहिए तो आप भी बता सकते हैं साथी। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप सभी व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है, आपका दिन शुभ हो और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू।